बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 7 हिंदी चैप्टर 3 के कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। बच्चों, इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो इसका आंसर है, लेखक नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखते हैं, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहते हैं। कभी वो इन्हें प्रेसी के भांति प्रेमयी कहते हैं। जिस तरह से एक प्रेसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियां सागर से मिलने को आतुर होती हैं। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके समान में वे हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़े रहते हैं। सेकंड प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसका आंसर है, इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी हैं। सेकंड है, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। थर्ड है, ये भौगोलिक और प्रकृति दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। 4 है, ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण है। थर्ड प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी और माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे जैसे बिजली बनना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। 4 क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन चीजों की प्रशंसा की है? तो इसका आंसर है, लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित चीजों की प्रशंसा की है। जैसे पहला है, हिमालय की अनुपम छटा की। सेकंड है, हिमालय से निकली वाली नदियों की अटकेलियों की। थर्ड है, उसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। 4 है, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की। 5 है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केले से भरे जंगलों की। 5 प्रश्न है, यह लेख 1947 यानी 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो इसका आंसर है, 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव के लिए अहितकारी है, मतलब हितकारी नहीं है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। 6 प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। बच्चों, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो इसका आंसर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वो नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें मां समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं।
एक सच्चे माँ एवं मित्र के रूप में नदियां हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्हें भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त रूप से नहीं है। सरकार के काम में उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो निम्न है। जैसे नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना इत्यादि है। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से उन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। 7 प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो इसका आंसर है, जैसे जल प्राप्ति, सेकंड है बांध बनाना, थर्ड है वर्षा में सहायक, 4 है सिंचाई में सहायक, 5 है आवागमन हेतु सहायक, 6 है बिजली बनाना। नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। प्रश्न है, अपनी बातें कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाते हैं। उदाहरण है, क संभ्रांत महिला के भांति हुए प्रतीत होती थी। ख है, माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। बच्चों, अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर क्लास में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोग को कॉपी में भी लिखिए। आंसर है, अन्य पाठों से लाल किरण सी चोंच चुगते तारक अनार के दाने, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। सागर की हिलोरे की भांति उसका ये मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूपों में सामने थी। ख है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो इसका आंसर है, पहला है, संभ्रांत महिला के भांति वो प्रतीत होती थी। सेकंड है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। थर्ड है, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। 4 है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। प्रश्न है, बच्चों, आपने पिछली कक्षा में यानी क्लास में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं।
यहाँ पे नीचे दिए गए कुछ विशेषण और विशेषण संज्ञा का मिलान दिया गया है। जो गलत है उसको सही करके आंसर का सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान आंसर दिया गया। तो विशेषण है संभ्रांत, विशेष है महिला, विशेषण है समतल, विशेष है आंगन, विशेषण है मूसलधार, तो विशेष है वर्षा, विशेषण है चंचल, तो विशेष है नदियां, विशेषण है घना, तो विशेष है जंगल। 4 है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में मैं और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। उन्हें खोजकर वर्णमाला के क्रम यानी शब्द को शैली में लिखना है। तो इसका आंसर है छोटी बड़ी, भावभंगी, माँ बाप। प्रश्न है कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी का उल्टा होता है दीन, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर है रात को उल्टा लिखने पे तार होता है, जाता का उल्टा लिखने पर ताजा होता है, भला को उल्टा लिखने पे लाभ होता है, राही को उल्टा लिखने पे हीरा होता है, नौ को उल्टा लिखने पे वन होता है, नमी को उल्टा लिखने पे मीन होता है, नशा को उल्टा लिखने पे शान होता है, लाल को उल्टा लिखने पे लला होता है। प्रश्न है समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप पितृवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। तो इसका आंसर है सतलज का शत्रुद्रुम, रोपड़ का रूपपुर, झेलम का वित्सता, चिनाब का विपाशा, अजमेर का अजमेरू, बनारस का वाराणसी। प्रश्न है 7, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जिसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्य में समान तीन उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर है वाक्य है क, बापू को कौन नहीं जानता। विश्लेषण है हर कोई बापू को जानता है। ख वाक्य है उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। तो इसका विश्लेषण है शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। वाक्य ग है वो शायद ही तुम्हें देख सके। तो इसका विश्लेषण है शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। वाक्य घ वे लोग शायद ही उधर खेले। विश्लेषण है वे लोग शायद इधर ना खेले। बच्चों यहाँ पे हम बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न है कि गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम इनमें से कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक आंसर सही है। तो इसका आंसर है 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका आंसर है हिमालय की बेटियां नागार्जुन, यानी गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हिमालय की बेटियां पाठ का नाम है और लेखक का नाम है नागार्जुन। ख है विकल्प प्रश्नोत्तर में से लेखक ने किन्हें दूर से देखा था। इसका भी 4 विकल्प दिया गया, एक विकल्प सही है, सही आंसर है। तो लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को दूर से देखा था। विकल्प प्रश्न ग है नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, एक विकल्प सही है। तो नदियों की बाल लीला उपयुक्त सभी
जगह देखी जा सकती हैं। विकल्प प्रश्न घ है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही आंसर है। तो इस पाठ में गोदावरी नदी का नाम नहीं आया है। विकल्प प्रश्न अंगा है, बेतवा नदी को किसकी प्रेषी के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे भी 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही है। तो बेतवा नदी को मेघदूत की प्रेषी के रूप में चित्रित किया गया है। विकल्प प्रश्न है च, लेखक को नदियां कहाँ अटकेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो लेखक को नदियां हिमालय की गोद में अटकेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं। विकल्प प्रश्न 6 है, लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है। तो इसमें भी विकल्प 4 दिए गए, एक विकल्प सही है। तो लेखक ने नदियों और हिमालय का पिता पुत्रियों का रिश्ता कहा है। विकल्प प्रश्न है ज, लेखक किस नदी के किनारे बैठे हैं। तो इसका भी विकल्प 4 दिया गया, एक विकल्प सही आंसर है। तो लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठे थे। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो क प्रश्न है, लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है और क्यों। तो इसका आंसर है, लेखक ने नदियों की हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिमालय के बर्फ पिघलने से हुई है। ख है, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। तो इसका आंसर है, लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। प्रश्न ग है, दूर से दिखने पर नदियां लेखक को कैसी लगती थी। तो इसका आंसर है, दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला के भांति प्रतीत होती थी। घ प्रश्न है, नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है, नदियों की बाल लीला हिमालय की पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा गुफाओं में देखने को मिलती है। अंग प्रश्न है, समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय के हृदय से निकली उसकी 2 प्रिय पुत्रियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र को धारण करने का सौभाग्य समुद्र को ही प्राप्त हुआ। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो क है प्रश्न, नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता था। तो इससे आंसर है, नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाने पर उसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद जैसा ममत्व प्रतीत होता था। ख प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है। तो इसका आंसर है, लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के कोई विशेष स्थान नहीं थे, तो हिमालय के हृदय से निकली करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी 2 धाराएं हैं जो बूंद बूंद के एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हुई हैं। ग प्रश्न है, हिमालय अपना सिर क्यों ढूंढता है। तो इसका आंसर है, हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है जो अपने नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है, इसलिए वो अपना सिर ढूंढता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।